हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी साइट इंस्पेक्ट अकेडमी। मैं मुकेश कुमार फिर दोबारा से आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ। बच्चे, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम 2019 में एक पेपर पूछा गया जिसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम जो है मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चंस की तरफ मूव होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी तरफ से आने वाली नोटिफिकेशन जो है आपको टाइमली मिलते रहें। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिएगा, इस पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके इसमें कंसेप्ट क्या है कि एक एग्जांपल आपको दिया गया है, 20-20 में अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। लास्ट पार्ट में जो मुझे दिया गया है वो है नो एरर, इसे आप कहेंगे स्पॉटिंग एरर। यानी कि दोनों ही क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग एरर के हैं। इनकी रिप्लाई जो हमें करना है वो किस प्रकार करना है देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है ना गाइज वो क्या है क्या नहीं है समझना। क्वेश्चन कह रहा है अंडरस्टैंडिंग डायनेमिक कह रहा है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज नॉट एन इज टास्क। लास्ट पार्ट जो है मेरा नो एरर। अब देखना इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होता है। जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया तो क्वेश्चन तो बड़ा ही क्लियर था, लेकिन स्टूडेंट जो है ना इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए। रीजन इसका सबसे बड़ा है कि उनके ग्रामेटिकल कंसेप्ट जो ना वो अच्छे नहीं थे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए उनके कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपके ग्रामेटिकल कंसेप्ट बड़े ही खूबसूरत होते हैं तो आप चुटकियों में जो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखना, हम बेसिक सी बात करते हैं इस क्वेश्चन को समझने की। देखिए बेसिक चीज़ें देखना क्या है, बिल्कुल सिंपल शब्द में समझना। देखना बात क्या है समझिएगा। देखना गाइस, आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूँ। एग्जांपल क्या है देखिएगा। जैसे मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल आपके सामने रखा है। मैंने कहा ही इज ए गुड बॉय। ये कोई एग्जांपल है। अगर इस एग्जांपल के बारे में आपसे पूछो कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है तो आप कहेंगे ग्रामेटिकली ये क्या है, अपने आप में करेक्ट है। रीजन देखना, ग्रामेटिकली इसको मैं डिफाइन करूंगा तो आपने कहा सर ही जो है यहाँ पर एक प्रोनाउन के सेंस में काम कर रहा है, ए जो है वो एक आर्टिकल के सेंस में काम कर रहा है, बॉय जो है वो क्या है, एक नाउन है। बात जो हमें करनी है ना वो गुड के बारे में करना है कि गुड यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो देखना गाइज, मैंने पिछली क्लास में आपको एक एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव क्या है क्या नहीं है। तो एडजेक्टिव को यदि डिफाइन करेंगे तो एडजेक्टिव होता है क्वालिटी। क्या होता है? क्वालिटी। तो आपने कहा एडजेक्टिव होता है क्वालिटी ऑफ नाउन या फिर प्रोनाउन। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो नाउन है या प्रोनाउन है। तो मेरा कहने का मतलब क्या होगा कि नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी देने का काम करता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव। इस एग्जांपल में भी बात करता हूँ बॉय के बारे में जो अपने आप में क्या है, एक नाउन है। अब इस नाउन को क्वालिटी कौन देने का काम कर रहा है? गुड। तो मैं गुड को यहाँ पर क्या कह सकता हूँ? एडजेक्टिव। तो गुड यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव सेंस में काम कर रहा है। इतनी सी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब देख रहे हैं इसके कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे, अगर मैं जो एग्जाम्पल दिखा रखा उस एग्जाम्पल में यदि मैं बॉय को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं आपसे कहूँगा कि अब जो ये एग्जाम्पल ग्रामेटिकली सही है या नहीं है, तो आप कहेंगे ग्रामेटिकली जो एग्जाम्पल है ना वो क्या है? इनकरेक्ट है। क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है इज ए गुड, वह एक अच्छा है। अच्छा क्या है भाई? अच्छा डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर जो है स्टूडेंट है, क्या है क्या नहीं है। यानी कि यहाँ नाउन का आना जरूरी हो गया है। लेकिन देखिएगा अगर इस कंसेप्ट से फिर से जो हमें आर्टिकल ए जो दिखा रखा है उसको यदि मैं हटा देता हूँ, अब मैं कहता हूँ इज गुड, वह अच्छा है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है। अब की बार ग्रामेटिकली सेंटेंस मेरा क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है। इसका मतलब देखिएगा गाइस, बात क्या है वो समझना। यहाँ पर जो मैंने आर्टिकल ए रखा है, इस आर्टिकल ए का इस गुड से कोई लेना देना है? यानी कि एडजेक्टिव से कोई लेना देना है क्या? नहीं है ना। आपने कहा सर नहीं है, यानी कि आर्टिकल का गुड से कोई लेना देना नहीं है। तो आर्टिकल का सीधा लेना देना किससे है? इस वाली नाउन से है। आपने कहा आर्टिकल का जो सीधा लेना देना है वो इस वाली नाउन से है। सॉरी, माफी चाहता हूँ। देखिएगा आर्टिकल का लेना देना जो है वो इस वाली नाउन से, यहाँ पर नाउन का यूज होगा तो इस वाली नाउन से जो है ना उसका लेना देना है। तो आर्टिकल क्या लेगा? यहाँ पर नाउन लेगा। जैसे भी आप यहाँ नाउन का यूज करते हैं आपका क्वेश्चन क्या माना जा रहा है? सही। जैसे मैंने यहाँ बॉय का यूज किया है, अब ग्रामेटिकली मेरा क्वेश्चन क्या हो गया है? सही हो गया है। यानी कि बॉय है वो आर्टिकल ले रहा है। इस बात से एक बात समझ में आ रही है। देखिएगा कह रहा है कि नाउन ही आर्टिकल लेता है, बाकी दुनिया में कोई भी शब्द आर्टिकल नहीं लेता है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जहाँ भी आपको ए है, एन है या आर्टिकल द है, उसके साथ में कोई भी शब्द यदि आपको देखने को मिल जाता है उसे केवल और केवल आप क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे। यानी कि जिस भी शब्द के साथ में आर्टिकल ए एन दी होता है वो केवल और केवल क्या होता है? एक नाउन होता है गाइज। नाउन के अलावा वो कुछ भी नहीं होता है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई। देखिए पहला
पहली चीज़ मेरी क्या थी कि जिस शब्द के साथ में आर्टिकल एन होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन को जो डिफाइन करता है वो कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। दोनों बात मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखना आप क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसकी चर्चा करते हैं। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज नॉट एन। कौन आ गया है, एन। एन आते ही ये ट्रिक जो है मेरे दिमाग में आ गई कि आर्टिकल क्या लेगा, नाउन लेगा। तो आपने कहा टास्क यहाँ पर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और नाउन को डिफाइन करने वाला शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव। तो एज तो एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि देखिएगा मैं आपके सामने एक शब्द रखता हूँ, मैंने कहा एज। अगर मैं ग्रामेटिकली डिफाइन करूँगा ना गाइज तो ये है वर्ब। अगर मैं यूज़ करता हूँ EASY तो ग्रामेटिकली इसको डिफाइन करूँगा तो गाइज ये होगा एडजेक्टिव। क्लियर है। और यदि मैं इसमें LY शब्द का यूज़ करता हूँ, यानी कि इजीली यदि मैं यूज़ करता हूँ तो ग्रामेटिकली इसको डिफाइन करूँगा तो ये गाइज होता है एडवर्ब। अब देखना टास्क यहाँ नाउन है, अगर ये नाउन है तो यहाँ पर एज को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, एडजेक्टिव से। किससे रिप्लेस करेंगे, एजी से। तो एज रिप्लेस विद एजी। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, तो आपने कहा द करेक्ट आंसर इज व्हाट, आपने कहा इज, इजी। तो इज रिप्लेस विद इजी। तो कौन से पार्ट में है, तो आपने कहा थर्ड पार्ट में है। सी को जो है आप यहाँ जो है अपना आंसर रख सकते हैं। उसके बाद में देखना सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। यदि ग्रामेटिकली कंसेप्ट आपके अच्छे हैं तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में बना सकते हैं, कोई टाइम नहीं देना होता आपको। देखिएगा क्या है क्या नहीं है, देखिएगा मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन आई रिटर्न, व्हेन आई रिटर्न। जैसे ही मैंने रिटर्न को पढ़ा मेरा आंसर क्लियर हो गया यहीं। देखिएगा पास्ट है और पास्ट में खत्म, तो यहाँ भी क्या आएगा, पास्ट आएगा। समझ लीजिएगा फिर भी देखिएगा समझने के लिए। मैंने क्वेश्चन में कहा व्हेन आई रिटर्न आई फेल्ट ए बिग कैट ब्रश साइड मी एज आई ओपन द डोर। लास्ट पार्ट जो है मेरा नो एरर, मुझे आंसर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो मैं आंसर फाइंड आउट करता हूँ। देखिए समझना मेरी बात को। जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे यहाँ रिटर्न दिखाई दिया, जो अपने आप में कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अपने आप में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। प्रॉपर्टी किसकी है, पास्ट की है। सो गाइस मैंने आपको बताया था एक दिन टेंस की प्रॉपर्टी में कि कोई भी एग्जाम्पल यदि पास्ट से स्टार्ट होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। यानी कि बात पास्ट से शुरू, पास्ट में खत्म। तो यहाँ पास्ट आने का मतलब है आगे जितनी भी वर्ब आएंगी वो केवल और केवल किसकी होंगी, पास्ट की। तो आगे चलना फेल्ट जो है वो पास्ट का है आपने कहा, लेकिन ब्रश जो है ना वो पास्ट का नहीं, वो प्रेजेंट का है। तो यहाँ पास्ट की प्रॉपर्टी आएगी। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा ब्रश रिप्लेस विद ब्रश। सेकंड फॉर्म का आप यूज कर देंगे तो यहाँ पर आप ब्रश का यूज कर देंगे, तो ये आपका सही आंसर होगा। दैट्स योर आंसर गाइज। सो गाइज यदि आपके ग्रामेटिकल कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। देखिएगा गाइज समझना थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड बना के देखिएगा, बना के देखना। अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी, शायद आंसर आपको पता चल भी गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन देखते ही मैं समझ गया था। देखना बात क्या है, समझिएगा, सीधी बात करते हैं। मैंने कहा सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, आर्टिकल ए देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, आर्टिकल ए। आर्टिकल ए देखते ही मैं समझ गया कि ये क्या लेगा, नाउन लेगा, क्योंकि नाउन हमेशा ही क्या लेता है, आर्टिकल लेता है। तो आपने कहा जो भी नाउन होगी वो आर्टिकल ले रहा है। तो ए आते ही मैं समझ गया कि ए आने का मतलब है वो नाउन लेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, नाउन आएगा। यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाला जो शब्द है ना वो क्या होगा, नाउन होगा। पहले दो क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, दोनों ही स्पोर्टिंग एरर के थे। लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर पर दिया गया है, सिस्टम पर दिया गया है ना, ये है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट होगा वो आपको यहाँ रखना होता है। तो यहाँ आने वाला जो शब्द होगा ना वो नाउन होगा। यानी चार जो ऑप्शन है इनमें एज ए नाउन की तरह जो काम करता है ना वो ऑप्शन यहाँ पर फिट हो सकता है। तो ग्रामेटिकली कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को मैं बनाऊं तो देखना गाइज, पहला ऑप्शन जो दिखा रखा है ना वो है इंप्रेशन। अगर मैं ग्रामेटिकली इसको डिफाइन करता हूं ना गाइज तो इंप्रेशन एक प्रकार की नाउन होती है। क्या होती है, नाउन। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव की यदि बात करता हूं तो एंड में देखना SIV यानी कि VIV आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देखते कहते हैं गाइज ये एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है। यानी ग्रामेटिकली आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, नाउन की। ऐसे में जो है बी ऑप्शन को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। गाइज देखिए थर्ड में दिखा रखा मार्क्ड, बना के देखिएगा मार्क्ड। मैंने कहा मार्क जो है ना वो एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। आप यदि इसको ग्रामेटिकली डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी, नाउन की। तो आपने कहा सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी को यदि मैं डिफाइन करता हूँ गाइस ग्रामेटिकली तो देखना मैंने कहा कि ये नाउन है और ये वर्ब भी हो सकती है, दोनों ही की तरह ही बिहेव करता है। अगर नाउन की तरह बिहेव करेगा तो गाइस इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे आप कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट जो है, ब्याज है, या फिर जो आप इसको सूद भी बोल सकते हैं, सूद।
क्लियर है। वर्ब की तरह यदि डिफाइन करना होता है तो देखना वर्ब का मतलब यहाँ इससे लिया गया, इसका मीनिंग होता है दिलचस्पी होना, दिलचस्पी होना या दिलचस्पी लेना जो होता है, यानी कि किसी काम में इंटरेस्टेड होना। जैसे किसी काम में आप इंटरेस्टेड होते तो आप कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड, नहीं होते तो हम कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो किसी काम में दिलचस्पी लेना जो होता है ये वर्ब के सेंस में रहेगा। अब देखना ये एज ए नाउन की तरह तो बिहेव कर रहा है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड को जो है सॉरी इंटरेस्ट को जो है यहाँ पर फिल करता हूँ तो ये तो सेंटेंस के मीनिंग को क्वालिफाई नहीं करेगा, विजिबल ही नहीं है। जब ये विजिबल नहीं है तो मैं आराम से इसको क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ। सो गाइज द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा ए फॉर एप्पल जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। तो ए फॉर एप्पल दैट्स योर आंसर गाइज। तो गाइज देखना अगर मैं इन वर्ड को जो है नॉलेज के लिए देखना होता है तो नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूँ कि शब्द क्या है क्या नहीं है वो भी देखेगा। सबसे पहला शब्द है इंप्रेशन। इंप्रेशन मैंने कहा ये नाउन की तरह बिहेव करता है। यदि इसके मीनिंग की बात करता हूँ तो इसका मीनिंग होता है इफेक्ट। क्या होता है, इफेक्ट, यानी कि हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है प्रभाव। क्या होता है, प्रभाव। तो इफेक्ट जो है इसका मीनिंग होता है नाउन, एज ए नाउन के लिए काम करता है जो प्रभाव होता है। तो इंप्रेशन जो है बनाना होता है। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव जो दिखा रखा है, अगर मैं ग्रामेटिकली इसको डिफाइन करूंगा तो आपने इसको क्या कहा गाइस, ये एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है। यदि इसकी मीनिंग की बात की जाए तो इसका मीनिंग होता है विवादी। क्या होता है, विवादी। इसका हिंदी मीनिंग होता है विवादी। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए ना तो गाइस आप इसका सिनोनिम्स ले सकते हैं वर्डी। क्या लिख सकते हैं, वर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा बातूनी होना या जब बार बार बोलते रहना, बहुत ज़्यादा बोलना, वर्डी जो होता है नहीं वर्डी होना, तो ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है। एसएससी में एक पॉपुलर वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है, वो पॉपुलर वर्ड है गाइस वर्बस। बड़ा फेमस है ये, मैं रिपीट करता हूँ देखिएगा। दूसरा जो शब्द लिया गया है गाइस ये आपका वर्बस, VERBOS, वर्बस। ये एसएससी में काफ़ी फेमस वर्ड आपको दिया गया है, तो इसको तो आप हमेशा याद ही कर लीजिएगा, बहुत बार इसको पूछा गया है। वर्बस का मतलब होता है बातूनी। क्या होता है, बातूनी या विवादी भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये दोनों इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं या सिमिलर वर्ड इसके बन सकते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैंने कहा डिस्क्रिप्टिव जो है ग्रामेटिकली डिफाइन होगा तो ये एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है विवादी। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करता है तो मैं इसका सिनोनिम्स वर्डी है या फिर वर्बस है, इसको मैं ले सकता हूँ। फेमस वर्ड की यदि बात करता हूँ तो वर्बस यहाँ का काफ़ी फेमस वर्ड या पॉपुलर शब्द होता है। उसके बाद में ऑप्शन थर्ड की बात करता हूँ, मार्क्ड। तो ग्रामेटिकली यदि आप इसको डिफाइन करते हैं तो मार्क का मतलब तो क्या हो गया, एडजेक्टिव है। अगर इसकी मीनिंग की बात करता हूँ तो आपने कहा हैविंग ए विजिबल मार्क, विजिबल मार्क। मेरे कहने का मतलब निशान किया हुआ, निशान किया हुआ, किया हुआ, निशान किया हुआ, एज ए विजिबल मार्क जो होता है, जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। क्लियर है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करता हूं तो गाइज आप इसका सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, डिमाइज। तो यहाँ पर मार्क का सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, डिमाइज बन जाएगा। तो डिमाइज इसका मीनिंग होता है, तो मार्क का मतलब है डिमाइज। उसके बाद में इंटरेस्ट तो आप सब जानते ही हैं, नाउन या वर्ब दोनों की तरह बिहेव करता है, जो एग्जाम्पल में आएगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल जो है वो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्लियर है गाइज। तो गाइज कहीं भी जो आपको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जो आपको डिमोलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं सोचना कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, मैं मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में सीपीएसआई में नहीं दे पा रहा हूँ। जब तक आपका मुकेश कुमार आपके साथ में है तब तक आपको कहीं भी जो है नर्वस होने की नर्वस नहीं होना, डिमोलाइज फील करने की कहीं भी आपको आवश्यकता नहीं है। हम चुटकियों में क्वेश्चन को बनाएंगे, देखते आप बने रहेगा मेरे साथ में गाइज। तो गाइज देखना ग्रामेटिकली कंसेप्ट को हम बना सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ जो हम मूव ऑन होते हैं तो देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन जो है ना वो क्या है क्या नहीं है समझना। बड़ा ही खूबसूरत सवाल आपके सिस्टम पर दिया है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आपको दे रखा है। नहीं, पीछे वाले दो क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड वो स्पॉटिंग एरर के थे। थर्ड और फोर्थ दोनों ही क्वेश्चन किसके आ रहे हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स के। दो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के आ रहे हैं, दो क्वेश्चन आपके जो है स्पॉटिंग एरर के आ रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है एज आई थिंक बैक टू माई होम। देखना क्वेश्चन की थीम को समझने की कोशिश करना गाइस, क्या है क्या नहीं है। कह रहा है एज आई थिंक, जैसा कि मैं सोचता हूँ, बैक टू माई चाइल्डहुड, यानी मेरे बचपन के दिन जो है, यानी मेरे बचपन के बारे में मैं सोचता हूँ। आई रिकॉल, तो मुझे याद आता है, पुनः दोबारा मैं याद करता हूँ उन चीज़ों को। कह रहा है द फन समर्स ऑन माई ग्रैंडफादर, कह रहा है ग्रैंडफादर्स फार्म, ग्रैंडफादर्स फार्म, यानी कि कह रहा है कि जैसे मेरे बचपन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा उत्साह होती है समर्स के उन दिनों की जो मैंने मेरे दादाजी के फार्म हाउस पर बिताए थे।
तो देखना शब्दों की बात करते हैं तो पहला जो ऑप्शन दिया गया ना गाइज वो है विस्टफुली। आराम से समझो शब्द को, विस्टफुली। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ग्रामेटिकल कंसेप्ट की मैं बात करता हूँ तो देखना गाइज मैं ग्रामेटिकली बात करूंगा तो विस्टफुली एक प्रकार का एडवर्ब है, और फिक्शनली जो है ना ये भी एक प्रकार का एडवर्ब है गाइस, ये भी ध्यान रखना। आवफुली जो है ना ये भी एक प्रकार का एडवर्ब है, और होपफुली है ना गाइस ये भी अपने आप में क्या है कि एडवर्ब है। गाइस देखना कंसेप्ट को समझना, यहाँ एग्जांपल में हमें रिकॉल है ना एक वर्ब दिया गया है, इस वर्ब से पहले वाला जो शब्द होगा ना वो हमेशा ही क्या होगा, एडवर्ब होगा। रीजन इसका है, रीजन क्लियर है देखना गाइस, क्योंकि आप जानते हैं कि एडवर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, एडवर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता, यानी कि वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या होता है, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब होता है। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। और मजे की बात तो ये है कि चारों ही ऑप्शन एडवर्ब के हैं। इसका मतलब ग्रामेटिकल कंसेप्ट से तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं बना सकता। ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आपके वोकैब के कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं आराम से। तो देखिएगा समझते हैं। सबसे पहला शब्द दिया गया ना विस्टफुली। विस्टफुली यानी कि मैं ग्रामेटिकली इसको डिफाइन करता हूं तो एडवर्ब सेंस में काम करता है। क्लियर है? इसका मीनिंग होता है वार्मली। विस्टफुली जो दिया गया है गाइज इसका मीनिंग होता है वार्मली। वार्मली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक। क्या होता है गाइज? उत्साहपूर्वक। ये इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्साहपूर्वक, यानी खुशी खुशी से भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि मेरे घर पर मेहमान आए थे, मैंने उसका वार्मली तरीके से वेलकम किया था। क्लियर है? तो आई वेलकम्ड वार्मली आप यूज कर रहे हैं। तो आपने कहा वार्मली जो है एक प्रकार खुशी खुशी से या उत्साहपूर्वक जिसका मीनिंग होता है जो एडवर्ब सेंस में यानी कि मेरे मीनिंग में फिट हो सकता है। उसके बाद में देखना फिजिकली की बात करते हैं तो ग्रामेटिकली यदि मैं इसको डिफाइन करता हूं तो गाइज ये एडवर्ब सेंस में काम करता है। किस सेंस में काम करता है? एडवर्ब सेंस में। हिंदी मीनिंग की यदि मैं बात करता हूं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सार्वजनिक संपत्ति। इसको आप कहेंगे सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक धन जो है इसको आप कह सकते हैं। दूसरी बात यदि करते हो तो आप इसको राज्य कर के नाम से भी पहचान सकते हैं, राज्य कर। यानी कहने का मेरा मतलब है जैसे मैंने सेंटेंस में कहा इन ए वे दैट रिलेट्स to government revenue, especially टैक्स, यानी जो टैक्स से संबंधित होता है, यानी कि जो टैक्स से रिलेटेड जो होता है उससे हम कहेंगे फिजिकली। जो सेंटेंस में कहीं भी क्वालिफाई शब्द नहीं है, अगर ये गाइस क्वालिफाई नहीं है तो मैं इसको आराम से एलिमिनेट कर सकता हूँ ना। तो बी ऑप्शन आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद में देखना होपफुली की बात करते हैं तो ग्रामेटिकली यदि आपने इसको डिफाइन किया तो गाइज ये क्या था, अपने आप में एक एडवर्ब था। यदि इसके मीनिंग की मैं बात करता हूं तो आपने मीनिंग में कहा हैविंग इन ए होपफुल मैनर। होपफुल मैनर यानी कि आशापूर्वक, जिसको आप कहेंगे आशापूर्वक। जो सेंटेंस में कहीं भी मीनिंगफुल नहीं है, अगर ये मीनिंगफुल नहीं है तो आप ऑप्शन सी को जो है आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद में एडवर्ब जो है आवफुली जो है वो भी अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब है। अगर इसके मीनिंग की बात करता हूँ तो फियरफुली आप इसका मीनिंग ले सकते हैं, फियरफुली यानी कि भयपूर्वक, जिसको आप कहेंगे भयपूर्वक। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए गाइस, इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका सिनोनिम्स आप ले सकते हैं सोर, SORE। तो सोर आप इसका सिनोनिम्स भी ले सकते हैं। ये भी सेंटेंस में कहीं विजिबल नहीं है, अगर विजिबल नहीं है तो मैं इसको इनकरेक्ट बोल सकता हूँ। तो आपने कहा द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा A फॉर एप्पल जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो A फॉर एप्पल जो आपका आंसर माना जाएगा। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो गाइज आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कहीं भी जो इसको नोट डाउन कर सकते हैं गाइज। सो गाइज मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ें आपको बड़ी ही क्लियर समझ में आ रही हैं। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स यदि आपके यहाँ क्रिएट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा गाइज। देखिएगा आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। लेट्स सी। देखिएगा गाइज आपको एक डायरेक्शन दिखा रखी है सिस्टम पर। डायरेक्शन क्या है, कह रहा है 5 to 6 जो है, 5 to 6 जो है आपको क्या बनाना है, सिमिलर बनाना है। क्या बनाना है, सिमिलर बनाना है। नहीं, जो भी शब्द आपको दिया गया है उसका सिमिलर वर्ड आपको यूज करना होता है। तो एक बार इसका सिमिलर बना के देख लीजिएगा। देखना प्लेस की बात कर रहा है, प्लेस जो है एक वर्ड दिया गया है जिसका आपको सिमिलर बताना होता है। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में एक बार आप टाइप कीजिएगा गाइज।
सो गाइस देखना, सबसे पहले बात करते हैं ग्रामेटिकल कंसेप्ट की। यदि हम बात करते हैं तो प्लेस के बारे में देखना। देखिए गाइस, हम बात करते हैं ग्रामेटिकली यदि चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ बात क्या हो रही है वो देखिएगा। मैंने कहा कि कोई भी शब्द यदि आपको दे रखा हो, शब्द के एंड में यदि आपको एज देखने को मिल जाए ना, उस दिन बोलना कि गाइस ये क्या है, अपने आप में एक नाउन है। क्या है? जिस भी शब्द के एंड में, कोई भी शब्द यहाँ दिया गया है उसके एंड में एज आपको देखने को मिल रहा है, वो केवल और केवल किसकी तरह बिहेव करेगा, एक नाउन की तरह बिहेव करेगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई शब्द यूज़ कर रहा हूँ, सबने कोई शब्द यूज़ कर दिया लगेज, कोई शब्द है लगेज, या फिर एक शब्द है बैगेज। ये दो शब्द हैं, लेकिन दोनों ही वर्ड के एंड में देखना गाइस, यहाँ भी एज आपको नजर आ रहा है और यहाँ भी क्या नजर आ रहा है, एज। इसका मतलब दोनों ही शब्द जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो गाइस देखना, अगर मैं प्लेस को जो है अगर ग्रामेटिकली डिफाइन करता हूँ तो इसके एंड में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एज देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में क्या है, एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। तो आराम से जो आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब देखना गाइज, मैं बताता हूं, अगर मैं ग्रामेटिकली इस क्वेश्चन को बनाऊं ना, तो भी मैं इस क्वेश्चन को चुटकियों में बना सकता हूं। देखो कैसे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। देखना, बिक्विद की बात कर रहा हूं। पहला ऑप्शन बिक्विद है, जो एक वर्ब के सेंस में काम कर रहा है, हमें नाउन के सेंस में चाहिए, तो बिक्विद यहाँ वैलिड आंसर नहीं होगा। तो आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद में देखना, कंसाइन की बात कर रहा है, तो कंसाइन भी अपने आप में एक वर्ब है और हमें नाउन के सेंस में चाहिए, तो बी ऑप्शन भी क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा। इंटरेस्ट जो है ना, वो भी एक प्रकार की वर्ब है और वर्ब के रूप में दिखा रखा है, तो ये भी आराम से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो गाइस द करेक्ट आंसर इज व्हाट, आपने कहा डी, दैट्स योर आंसर गाइज। तो यानी कि आपके ग्रामेटिकल कंसेप्ट यदि जो है अच्छे होते हैं तो भी आप जो क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन शर्त है कि लॉजिकल अप्रोच यदि आपका होता है तो ही आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। बात रही शब्दों के नॉलेज की, तो शब्दों के नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ गाइज, समझना, देखना बात क्या है, समझिएगा। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लेस के बारे में। तो प्लेस जो शब्द दिया गया ना, आपने कहा ग्रामेटिकली क्या है, नाउन है। अगर इसके मीनिंग की मैं बात करता हूँ तो गाइज इसका मीनिंग आप ले सकते हैं बूटी, क्लियर है, या इसका मीनिंग आप ले सकते हैं प्लंडर। यानी कि हिंदी में आप कहेंगे तो कहेंगे हिंसक तरीके से लूटपाट करना, हिंसक तरीके से लूटपाट करना। यानी कि एक शब्द में यदि मैं इसको कहूँगा तो ये हो जाएगा लूटपाट का माल, लूटपाट का माल, ये इसका मीनिंग होगा, क्लियर है। अब जो हमें इसका क्या ढूंढना है, सिमिलर ढूंढना है, तो इसका सिमिलर जो होगा ना वो क्या होगा, क्या नहीं होगा, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गाइस बिक्विद की। बिक्विद आपने कहा एक प्रकार की क्या है, वर्ब है। अगर इसके मीनिंग की मैं बात करता हूँ गाइस, तो इसका मीनिंग होता है विरासत में देना। क्या होता है, विरासत में देना, ये इसका मीनिंग होता है, विरासत में देना। बिक्विद का मतलब कोई चीज़ विरासत में मिलना, जैसे कोई धन है, कोई संपत्ति है, जैसे हमारे माता पिता की जो संपत्ति होती है उनके जाने के बाद में हमें मिलेगी, तो वो विरासत में मिलेगी। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु विरासत में मिलना जो होता है ना, वो होता है बिक्विद। तो ये तो विरासत में है, जबकि यहाँ प्लेस की बात जो कर रहा है तो वो तो क्या हिंसक तरीके से लूटपाट करना, कहीं विजिबल ही नहीं है। जब विजिबल नहीं है तो आपने कहा एलिमिनेट हो गया है। उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, कंसाइन की बात करते हैं। तो कंसाइन क्या है, जैसे मैं कंसाइन की बात करता हूँ तो वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सेंड या रेफर, भी आप इसको बोल सकते हैं, सेंड या रेफर, यानी कि भेजना। क्या होता है, भेजना। या फिर मैं पर्टिकुलर वर्ड की बात करता हूँ तो पर्टिकुलर वर्ड जो होता है, पर्टिकुलर जो इसका मीनिंग होता है ना, वो होता है सुपुर्द करना। क्या होता है, सुपुर्द करना, कोई चीज़ सौंप देना, सुपुर्द करना। कि मैंने कहा कि कोई संपत्ति है, मैं आपको सुपुर्द करता हूँ, आप इसकी देखभाल कीजिएगा, तो वो होता है कंसाइन, जो कहीं भी विजिबल नहीं है। तो ऐसे में आपने ऑप्शन बी को भी क्या कर दिया गाइस, एलिमिनेट कर दिया है। सो गाइस देखना, थर्ड की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट ने मैंने कहा कि ग्रामेटिकली तरीके से तो अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है सौंपना। क्या होता है, सौंपना, यानी कि हैंड ओवर करना जो होता है, हैंड ओवर करना जो होता है, कोई चीज़ सौंप देना, हैंड ओवर करना। से मेरी कोई संपत्ति है या कोई धन है, मैं किसी को हैंड ओवर कर देता हूँ, या फिर मेरा कोई एम्पायर है, कोई बिजनेस है, मैं किसी और आदमी को हैंड ओवर कर देता हूँ कि भाई आज के बाद में आप उसकी देखभाल करना, तो वो है आपका इंटरेस्ट है। तो विश्वास के ऊपर कोई काम सौंप देना है या कोई संपत्ति सौंप देना जो होता है, वो होता है आपका इंटरेस्ट, जिसको आप कहेंगे हैंड ओवर करना। उसके बाद में डेसिक्रेट की यदि बात की जाती है तो आपने कहा डेसिक्रेट जो है ना, एक प्रकार के नाउन के सेंस में काम करता है गाइज, एक प्रकार की नाउन है। ग्रामेटिकली यदि मैं इसको डिफाइन करूँगा, इसीलिए तो मैंने ऑप्शन में क्या रखा था, इसको डी रखा था। तो डेसिक्रेट का जो मीनिंग लिया गया ना, वो लिया गया है गाइज
आप कहेंगे कि किसी धार्मिक स्थल पर लूटपाट करना, किसी धार्मिक स्थल पर लूटपाट करना, किसी धार्मिक स्थल पर लूटपाट करना। यानी इसके सिनोनिम्स की यदि मैं बात करता हूं तो इसका सिनोनिम्स आप वायलेट ले सकते हैं, सॉरी माफी चाहता हूं, वायलेट जो है आप इसका सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। डेसिक्रेट का सिनोनिम्स आप वायलेट ले सकते हैं। तो दैट करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो डी फॉर डॉग जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में भी गाइस जो है आपको सिमिलर ही बताना होता है। 5 और 6 नंबर दोनों ही क्वेश्चन में आपको सिमिलर बताना है। यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है क्लस्टर, सिमिलर बताना है, बता दीजिएगा। यानी कि बड़ा बेसिक सवाल आपको दिया गया है। इसमें फेमस वर्ड केवल एक ही दिख रहा है, सोल्ट्री, बाकी सारे शब्द जो है आपको फटे फटाए से लग रहे हैं। आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं यदि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं क्लस्टर की। अब गाइस देखना, अगर मुझे शब्दों का नॉलेज नहीं भी होता है ना, तो भी मैं आसानी से जो है क्वेश्चन को बना सकता हूँ। देखना, इंग्लिश पेपर सेट को बनाने के लिए 3 चीज़ों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है गाइस? देखिएगा, सबसे पहली बात तो होती है कि मेरी रीडिंग बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। अगर मेरी रीडिंग अच्छी होती है तो मैं चीज़ों को समझते आसानी से जो है क्वेश्चन को बना सकता हूँ। अगर मेरी रीडिंग अच्छी नहीं होती है तो गाइस मेरी वोकैब जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अगर मेरी वोकैबलरी बहुत अच्छी होती है तो भी मैं चीज़ों को समझते हुए बना सकता हूँ। लेकिन देखा क्या गया है कि जैसे मैं इस सेक्टर की सीजीएल की बात करता हूँ, सीपीएसआई की बात करता हूँ, तो इस सेक्टर के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी रीडिंग और वोकैब दोनों ही थोड़े वीक होते हैं। ऐसे में जो है आप थर्ड चीज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यानी कि अगर लॉजिकल अप्रोच आपका खूबसूरत होता है, लॉजिकल अप्रोच आप इसको बोल सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग जो है आप इसको बोल सकते हैं, ये आपकी अच्छी होती है तो भी आप जो है इनको बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं रीडिंग से इस क्वेश्चन को नहीं बनाता हूँ, वोकैब से नहीं बनाता हूँ, तो मैं लॉजिकल अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, आराम से बना सकता हूँ। लॉजिकल अप्रोच का मेरा मतलब है कि आपके ग्रामेटिकली कंसेप्ट यदि अच्छे होते हैं तो भी आप क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं। यदि आपको वोकैबलरी का नॉलेज नहीं है तो भी। देखो कैसे, इसे मैं ग्रामेटिकली इसको डिफाइन करता हूँ क्लस्टर को। तो गाइस क्लस्टर एक प्रकार की नाउन है। क्या है? नाउन है। अब देखना, 4 ऑप्शन मेरे सामने है। सबसे पहले बात कर रहा है इंडिविजुअल। जैसे कई बार बोलते हैं कि यार इंडिविजुअल संस्था है ये, तो इसका मतलब संस्था तो क्या थी, वहाँ पर क्या थी, नाउन थी, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द इंडिविजुअल क्या हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है। तो आपने कहा ग्रामेटिकली यदि मैं इसको डिफाइन करता तो इंडिविजुअल जो है ना एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, नाउन की, विजिबल ही नहीं है, एलिमिनेट। आगे देखिएगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा की थी कि जिस भी शब्द के एंड में एज देखने को मिलता है, एज, यानी कि जिस भी शब्द के एंड में आपको एज देखने को मिलता है वो केवल और केवल क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पर गाइस आपको क्या देखने को मिल रहा है, एज। इसका मतलब असेंबलेज जो है ना वो क्या है, एक प्रकार की नाउन है। क्लियर है बात? यानी कि ये ऑप्शन में आ सकता है, गलत तो नहीं है। क्लियर है गाइस? उसके बाद में ऑप्शन सी देखिएगा, स्पेसिफिक देखिएगा। यानी कि जब हम रूट वर्ड की स्टडी करेंगे, वोकैबुलरी का जब चैप्टर लेंगे तो रूट वर्ड स्टडी नाम से चैप्टर आएगा। रूट वर्ड की यदि हम स्टडी करते हैं तो मैं आपको बताऊं, कोई भी शब्द आपको दिखा रखा उस शब्द के एंड में यदि आईसी एक वर्ड दिया गया है तो ये केवल और केवल एक प्रकार का क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी कि जिस भी शब्द के एंड में यदि सफिक्स के तौर पर हमें एक देखने को मिल रहा है तो किसकी तरह बिहेव करता है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। इस वाले एग्जांपल में देखना, स्पेसिफिक में आईसी लग रहा है, इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, नाउन की, तो स्पेसिफिक शब्द जो है वो भी विजिबल नहीं है। तो ऐसे में जो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी, सोल्ट्री जो है ना गाइस ये भी एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। सोल्ट्री जो है ये भी अपने आप में क्या होता है, एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। अगर मैं इसको ग्रामेटिकली डिफाइन करता हूँ, एडजेक्टिव है तो मैं इसको भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। रीजन, क्योंकि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, नाउन की। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा बी फॉर बॉल जो है आपका आंसर होता है। तो देखिएगा गाइस, अगर आपके ग्रामेटिक कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। कहीं भी जो आपको नर्वस फील होने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपका मुकेश कुमार आपके साथ में है। अब देखिएगा, शब्दों के नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये बातें क्या हैं क्या नहीं समझना। सबसे पहले बात करते हैं क्लस्टर की। आपने कहा सर ये नाउन है, अगर मैं इसके मीनिंग की बात करता हूँ तो इसका मीनिंग होता है बंच। आप इसको बोल सकते हैं बंच, यानी कि हिंदी मीनिंग में मैं इसको कहूँगा तो आप इसको समूह बोल सकते हैं, या फिर जो है आप इसको झुंड भी बोल सकते हैं, गुच्छा भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? बंच, जैसे इसको आप टीम के नाम से ही पहचान सकते हैं, आप टीम भी बोल सकते हैं, अपने आप में एक नाउन है। आपने कहा आप इसको सेट भी बोल सकते हैं, आपने कहा आप इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं। सारे जो इसके मॉडिफाई वर्ड हैं।
क्लियर है। अब इसके ऑप्शंस की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले देखना इंडिविजुअल। ग्रामेटिकली तो आपने डिफाइन कर ही दिया कि एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग जो होता है ना गाइज वो होता है पर्सनल। क्या होता है? पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत। यानी कि व्यक्तिगत का मतलब हो गया किसी एक व्यक्ति से इसका लेना देना है। व्यक्तिगत का मतलब हो गया है अकेला। क्या हो गया है? अकेला। यानी कि वो बात किसकी कर रहा है? अकेले की कर रहा है, तो इसमें तो समूह शामिल ही नहीं है। जबकि क्लस्टर में तो समूह शामिल होता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं नाउन के लिए क्लस्टर ऑफ आइसलैंड, तो आइसलैंड नहीं, क्लस्टर ऑफ आइसलैंड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर नाउन है। जबकि ये तो क्या कर रहा है? पहली बात तो एडजेक्टिव, दूसरी बात ये क्या है? अकेला। ये तो समूह को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। जब रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो आप आराम से एलिमिनेट कर पा रहे हैं ना गाइज, हटा दो। उसके बाद में सेकंड जो वर्ड दिया गया ना वो असेंबलेज। पहली बात तो देखना एज लगा हुआ, तो मैंने इसको क्या डिफाइन कर दिया? नाउन डिफाइन कर दिया। अगर इसके मीनिंग की बात करते हैं तो गाइस इसका मीनिंग होता है कंपोजिशन। माफी चाहता हूं, इसका मीनिंग होता है कंपोजिशन, यानी कि संयोजन। हिंदी में आप कहेंगे तो इसे कह सकते हैं संयोजन, या फिर आप इसको जमाव भी बोल सकते हैं। यानी कि समथिंग और समवन दोनों सेंस में काम करता है। किसी व्यक्ति का जो संयोजन होता है, यानी व्यक्तियों का जो समूह होता है या वस्तुओं का जो समूह होता है, कंपोजिशन जो होता है, उसको आप असेंबलेज बोल सकते हैं। यानी कि इस बात को मैं यूँ भी बोल सकता हूँ, जैसे मैंने कहा ए कलेक्शन और गैदरिंग ऑफ समथिंग और समवन और समवन। नहीं, किसी आपने कहा कि व्यक्तियों का जो समूह है या फिर वस्तुओं का जो समूह है, जो कंपोजिशन है, वो क्या है? आपका असेंबलेज है। ऑप्शन में हो सकता है, तो मैंने आपको बी ऑप्शन में रखा है। इसको हो सकता था रिलेट नहीं कर पाए। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 दिखा रखा है स्पेसिफिक। एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है विशिष्ट। विशेष जिसको आप कहेंगे तो विशेष या विशिष्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, जो अपने आप में एक अकेला ही होता है, ग्रुप नहीं होता है। अगर ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है, डिनोट नहीं कर रहा होता है, तो ऐसे में सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं सोल्ट्री। सोल्ट्री जो है इसका मतलब होता है लोनली। लोनली का मतलब है अकेला, यानी कि अकेला जो है। क्लियर है गाइस? यानी कि बिना किसी साथी के, बिना किसी साथी के, किसी साथी के। जबकि बात तो किसकी हो रही है? समूह की। इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो असेंबल्स। दैट्स योर आंसर गाइज। बड़ा सिंपल है, आराम से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। देखिएगा अगले वाले क्वेश्चन में भी जो है ना गाइज आपको एक डायरेक्शन दिखा रखी है कि 7 to 8 जो है आपको शब्दों का क्या बताना है? आपको शब्दों का अपोजिट बताना। 7 to 8 जो है आपको शब्दों का अपोजिट मीनिंग बताना होता है। तो जो भी शब्द दिए गए हैं उसका आपको क्या बताना है? अपोजिट बताना है। देखिएगा बात करते हैं अपोजिट के बारे में, क्या है क्या नहीं है। रामपाठ की बात कर रहा है, एक बार बना के देखिएगा इस क्या है क्या नहीं है। एक बार देखिएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप आराम से बना पाएंगे। देखिएगा सो गाइस, मैं समझता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा मैं डिफाइन करता हूँ इसको। देखिएगा रामपाठ, इसका मीनिंग जो है, अगर मैं ग्रामेटिकली इसको डिफाइन करता हूँ तो गाइस ये अपने आप में एक नाउन है। रामपाठ इसको आप कहेंगे किले की दीवार। किले की दीवार, लेकिन किस प्रकार की दीवार है? यानी किले की दीवार जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाई जाती है। यानी कि सेफ्टी के लिए जो बनाई गई दीवार होती है उसे हम कहते हैं किले की दीवार, या हमारी सिक्योरिटी के लिए जो बनाई होती है, सिक्योरिटी के लिए या सेफ्टी के लिए जो बनाई गई दीवार है वो आपकी किले की दीवार रामपाठ के नाम से पहचानी जा रही है। देखिएगा आपको इसका अपोजिट बताना होता है, यानी कि एंटोनिम्स इसको आपको देना होता है। सबसे पहला शब्द देखिएगा, बड़ा खूबसूरत शब्द दिखा रखा है बैरिकेड। आप जानते हैं जेल खाने में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग चैम्बर बने होते हैं जिनको हम बैरिकेड्स के नाम से जानते हैं। तो जो है ये शब्द विजिबल ही नहीं है, विजिबल नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है गाइस सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब हो गया है किला, जिसको आप कहेंगे। नाउन तो है, ये एज ए नाउन की तरह ये काम करता है, लेकिन ये अपोजिट मीनिंग नहीं देगा। तो ऐसे में आप ऑप्शन बी को भी क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद में एम्बैंकमेंट की यदि हम बात करते हैं तो एम्बैंकमेंट का मतलब होता है गाइस डाइक। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है डाइक। डाइक से मेरा मतलब है तटबंध लिया गया है, तटबंध से लिया गया है। तटबंध या इसको आप बोल सकते हैं बांध, यानी कि पानी को रोकने के लिए जो खेत में हम बांध बना देते हैं ना,
उसे हम कहते हैं डाई। क्लियर है? जो विजिबल नहीं है तो आप सी ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं, आराम से गाइस इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद में ना एक शब्द लिया गया है डिच। देखना, डिच जो शब्द लिया गया है ना गाइस, इससे आप कह सकते हैं खाई, जो एक नाउन के सेंस में ही काम करता है, खाई बोल सकते हैं, या फिर नाली भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि सेवर जो होता है। अब सेवर तो आप जानते हैं कि देखिए जैसे हमारा जो खेत जो होता है, या शहरों में आपने देखा होगा कि पानी के रिसाव के लिए, पानी को बचाव के लिए जो हम एक नाली बना देते हैं या गड्ढा सा बना देते हैं, उससे हम कहते हैं सेवर। तो ये जो है ऑप्शन डिश जो है इसमें फिट हो सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा डी फॉर डॉग जो है इसका सही आंसर विजिबल होगा, तो डी इसका आंसर माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव होना ना, लेट्स सी। देखिए गाइस, बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसका भी आपको अपोजिट बताना है, आप आराम से बता पाएंगे। एक बार देख लीजिएगा गाइस, देखना क्या है क्या नहीं है, समझना। बड़ा बेसिक सा सवाल है, हर कोई बना सकता है, सीजीएल में बैठने वाला स्टूडेंट जो है हर कोई इसको करके आएगा, आराम से देखिएगा। एपिडेमिक दिखा रखा है, देखना एपिडेमिक जो है एक प्रकार का, देखिएगा अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि जिसके एंड में आईसी होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक नाउन की तरह, सॉरी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। तो गाइस ग्रामेटिकली यदि मैं इसको डिफाइन करता हूँ ना, तो ये है एक प्रकार का एडजेक्टिव। दूसरी बात देखना, ये नाउन की तरह भी बिहेव करता है, ये नाउन भी की तरह बिहेव करता है और एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है महामारी। क्या होता है? महामारी। जैसे अभी चल रहा है कोरोना काल, तो कोरोना कोविड-19 जो है, कोविड-19 जो है ना, वो भी एक महामारी है, हमारे WHO ने कहा है। तो ये जो है एपिडेमिक होती है, वो महामारी होती है। क्लियर है? जो भी डिजीज़ आपकी दिखा रखी थी सब महामारी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये महामारी है। अब इसको क्या बताना है, इसका एंटोनिम्स आपको बताना होता है। तो एंटोनिम्स बताने के लिए देखना, पहला जो शब्द दिखा रखा है वो है कंटेजस। कंटेजस जो है ना वो डिजीज तो है, ये बात तो सही है, कंटेजस जो है वो डिजीज है, लेकिन किस प्रकार की? देखिए नाउन के सेंस में ही काम करती है, देखना एडजेक्टिव सेंस में भी काम करती है गाइस, देखिएगा नाउन और एडजेक्टिव दोनों सेंस में काम करती है। कंटेजस एक बीमारी होती है, डिजीज होती है। क्लियर है? लेकिन संपर्क में आने से फैलती है, ये जो है संपर्क में आने से या किसी व्यक्ति को छूने से, स्पर्श करने से फैलती है, जो यानी कि संपर्क में आने से, स्पर्श करने से जो डिजीज फैल रही है उसको हम कंटेजियस का नाम दे सकते हैं। उसके बाद में देखना सेकंड ऑप्शन जो दिखा रखा है वो दिखा रखा है एंडेमिक दिखा रखा है। एंडेमिक जो दिखा रखा है ना, आईसी दिखा रखा है, बोलने के लिए एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। ग्रामेटिकली बच्चे इसको मैं डिफाइन करूंगा तो ये एडजेक्टिव के रूप में डिफाइन हो रहा है, नाउन की तरह भी बिहेव कर सकता है। एंडेमिक का मतलब होता है किसी बीमारी से सही होना है, किसी बीमारी से बचना, जो था किसी डिजीज से बचना या सही होना। तो ये जो है इसका विजिबल आंसर हो सकता है, जो अपोजिट ये दे सकता है, तो ये ऑप्शन आ सकता है। बाकी पहला जो ऑप्शन दिखा रखा है ना, मैं इसको आराम से क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ। उसके बाद में देखना सी ऑप्शन, तो ये तो कहीं क्वालिफाई शब्द ही नहीं है, लिमिटेड दिखा रखा है, लिमिटेड टाइम तक रहेगी महामारी, तो आपने कहा नहीं है, विजिबल आंसर नहीं है, तो ऑप्शन सी को भी आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इन्फेक्शस जो दिखा रखा है ना, ये भी एक प्रकार का जो एडजेक्टिव या नाउन के सेंस में काम करता है, तो आपने कहा इन्फेक्शस इस प्रकार की डिजीज होती है, इस प्रकार की डिजीज होती है जो संक्रामक रोग होता है, यानी संक्रमण से फैलता है, संक्रामक रोग होता है ये, जो हवा में फैलता है, जो किस में फैलता है, हवा में फैलता है। तो ये ऑप्शन भी जो है आराम से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा बी फॉर बॉल जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, लेट्स सी। एक डायरेक्शन आपको दे रखिएगा इस, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज, यानी कि जो भी इडियम फ्रेज दिया गया है उसके मीनिंग क्या होगा, उसके मीनिंग को आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखिएगा ये जो दिया गया है, शब्द जो दिया गया है, यानी इडियम फ्रेज जो दी गई है, उसके मीनिंग को समझते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा उसका मीनिंग क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। देखना क्वेश्चन कह रहा है टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि टू हैव एट वंस, यानी किसी पर्सन की फिंगर टिप्स पर इस काम करना, यानी कि किसी के इशारे पर काम करना। इसका मीनिंग क्या हो गया है, किसी के इशारे पर काम करना, किसी के इशारे पर काम करना, इशारे पर काम करना। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, किसी की अंगुलियों पर नाचना, एक मुहावरा बोलते हैं हम।
कह रहा है किसी की अंगुलियों पर नाचना है, किसी के इशारे पर काम करना, ये दिया गया है यहाँ पर। तो इसका मीनिंग चेक करना है कि कौन से वर्ड में इसको दिया गया है। देखना पहला ऑप्शन दिखा है टू बी वेरी फास्ट ऑन द कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड पर फास्टली तरीके से काम करना, नहीं, विजिबल आंसर नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। कह रहा है टू बी एडवाइट विद प्रिकॉशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो है विजिबल आंसर नहीं है, तो आप इसको भी हटा दीजिएगा। कह रहा है रिकॉल ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एट वंस कमांड, यानी कि किसी व्यक्ति की कमांड पर जो है क्या करना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखना होता है, यानी कि द करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी। और डी जो है फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सी फॉर कैट जो है ना गाइज, वो इसका विजिबल आंसर माना जा सकता है। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी जो आपको क्या बतानी है, उसका मीनिंग जो एक्सप्रेस करना है। देखिएगा गाइज, समझना। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, लेट्स सी। टू नॉट हैव ए क्लू, टू नॉट हैव ए क्लू, यानी कि कोई क्लू नहीं मिल पाना। जैसे किसी व्यक्ति के जो विपक्ष में जो हम कोई क्लू रखना चाहते हैं, कोई बात है उसको ढूंढना चाह रहे हैं, उसकी कोई गलत इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं, कोई क्लू ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिल पाता है। तो देखिएगा टू नॉट हैव ए क्लू, कोई भी क्लू नहीं मिलने का मतलब देखिएगा टू बी एक्सट्रीमली पुअर, नहीं, गलत ऑप्शन है, ये मीनिंग में फिट ही नहीं होगा। तो आपने इसको क्या कर दिया है, आराम से एलिमिनेट कर दिया है। ऑप्शन है टू फेल एन एग्जामिनेशन, ये भी मीनिंग में फिट नहीं हो रहा है। टू लॉस, कह रहा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को लॉस करना है, ये भी मीनिंग में फिट नहीं हो रहा है। टू नॉट नो अबाउट समथिंग, किसी के बारे में कुछ भी नहीं पहचान पाना, कुछ भी नहीं जान पाना, यानी कोई क्लू नहीं मिल पाना। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा डी फॉर डॉग जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। सो गाइस, बड़े सिंपल से तरीके हैं, आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, तो कहीं भी आपको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, एक डायरेक्शन आपको दे रखी है। देखना गाइस, 11 to 12 जो क्वेश्चन दिखा रखे ना, इसमें आपको कहना सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द बोल्ड पार्ट, यानी कि जो भी आपको बोल्ड पार्ट दिखा गया है या अंडरलाइन जो दिखा रखी है, इसकी जगह आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। क्या करना है, इंप्रूवमेंट, यदि आपको आवश्यकता है तो। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट अपना आंसर आप रिप्लाई दे सकते हैं। यानी कि जो 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है। देखना गाइस, नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा 2 क्वेश्चन शुरू में हमारे स्पोर्टिंग एरर के आए थे, 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के आए हैं, 2 क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर किसके आ रहे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन हमने एंटोनिम्स के बनाए हैं, 2 क्वेश्चन हमने साइनों के बनाए हैं, 2 क्वेश्चन हमने इडियम्स के बनाए हैं। क्लियर है, ये हमारे पेपर सेट में हमसे पूछा जा रहा है। और यदि बात की जाए तो अब देखना 11 नंबर जो क्वेश्चन दिखा रखा है उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर एगो। क्वेश्चन कह रहा है वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन एगो। जब इस क्वेश्चन को पूछा गया तो कह रहा है कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तो अधिकतर तो जो है ना इसका नो इंप्रूवमेंट ये आंसर दे पाते हैं, लेकिन नो इंप्रूवमेंट जो इसका आंसर कभी भी नहीं होगा गाइस, क्योंकि सीधी बात दिखा रही है। देखना, जैसे मैंने एग्जाम्पल में पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे क्या दिखाई दिया, एगो दिखाई दिया। क्लियर है, जब एगो दिखाई दिया तो मेरे ख्याल से मेरे मन में आ रहा है कि एगो जो है हमेशा पास्ट में काम करेगा, जबकि हैज तो किसका है, प्रेजेंट का है। तो आपने कहा इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा, ऐसे में डी को आप एलिमिनेट कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि ऑप्शन में सिर्फ वही प्रॉपर्टी आएगी जो किसकी होगी, पास्ट की होगी। बी ऑप्शन पास्ट का है क्या, नहीं है, तो आप बी को भी क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। उसके बाद में ऑप्शन सी सही है, नहीं, आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, हेड। लेकिन आपने कहा सर हैज का पास हेड ही तो होगा, हेड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेड होता लेकिन कब, जब फिनिश्ड मेरे ऑप्शन में नहीं होता। क्योंकि देखना, एक दिन मैंने आपको टेंस की प्रॉपर्टी में बताया था कि बच्चे अगर दिए गए एग्जाम्पल में बंदा यूज करता है किसका, यस्टरडे का यूज करता है, या फिर इसको रिप्लेस कर सकता है, वो प्रीवियस डे से जो है इसको रिप्लेस कर सकता है, या फिर एगो का यूज करता है, या फिर लास्ट डे है, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, इस प्रकार के शब्दों का यूज करता है, तो इनके आसपास आने वाली जो वर्ब होती है ना, वो हमेशा ही कौन सी होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो ऐसे में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा ए फॉर एप्पल जो इसका सही आंसर माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में देखिएगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 देखना, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन देखना। कह रहा है द डॉक्टर हैज एडवाइस हिम टू टेक प्रॉपर डाइट। डॉक्टर हैज एडवाइस, देखना वोकैब बेस्ड क्वेश्चन भी है और ग्रामेटिकली क्वेश्चन भी है, दोनों ही तरीके। अगर वोकैब से बनाना चाहो तो वोकैब से बना लो, और यदि आप इसको ग्रामेटिकली कंसेप्ट से बनाना चाहो तो ग्रामेटिकली कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो क्या, पहले तो ये पहचाना कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है। देखना, मैं 2 शब्द यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ गाइस। देखना, एक तो है एडवाइस, ADVICE, एक है एडवाइज, सॉरी ADVISE।
अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ बच्चे, देखना रूट वर्ड स्टडी में हम बात करेंगे, जिस भी शब्द के एंड में ICE देखने को मिलता है ना, वो तो होता है नाउन। क्या होता है? जिस भी शब्द के एंड में क्या देखने को मिल रहा है? IC, वो है नाउन। और जिस भी शब्द के एंड में ISE देखने को मिल रहा है वो है एक प्रकार की वर्ब। अगर मैं ग्रामेटिकली इसको डिफाइन करता हूँ तो यहाँ मुझे क्या देखने को मिल रहा है? ICE देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है? अपने आप में एक नाउन है। और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? ISE, तो ये अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। बच्चे जरा गौर से देखना, यहाँ पर हैज का यूज करा और हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जबकि नाउन हमें दे रखा है, अपने आप में क्या है? गलत है। तो आप कहेंगे सर एडवाइस नहीं आएगा, ऐसे में क्या आएगा? तो मैंने कहा हैज है, अगर हैव मेरे एग्जाम्पल में दे रखा है या हैड दे रखा है, या फिर गाइस क्या दिखा रखा है? विल हैव। तो ग्रामर का एक कंसेप्ट है कि अगर मेरे एग्जाम्पल में हैज हैव हैड या विल हैव होता है तो उसके साथ में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो विजिबल होती है। तो यहाँ देखना हैज के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म है कि नहीं है देखिएगा, या नहीं है तो गलत है, तो इंप्रूवमेंट तो आपको करना पड़ेगा, तो उसमें डी को एलिमिनेट कर दीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद में देखना ऑप्शन फर्स्ट जो दिखा रहा है उसमें हैज एडवाइस्ड का यूज करा है, आ सकता है, गलत नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है उसमें कह रहा है हैड बीन एडवाइज, हैड बीन यानी कि हैड के साथ में थर्ड फॉर्म दिखा रही है, वो भी विजिबल है। ऑप्शन बी गलत तो नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैं इसको रखूंगा तो ये सेंटेंस किस में जाएगा? पेशी में। और पेशी में यदि जाएगा तो ये सेंटेंस अपना मीनिंग नहीं देगा, क्योंकि ये सेंटेंस अपना मीनिंग तभी दे पाता है जब ये किस में रहेगा? एक्टिव में। पेशी में जाते इसका मीनिंग बदलेगा। ऐसे में जो है आपने कहा हैड बीन एडवाइज विजिबल आंसर था, लेकिन नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि ये किस में है? पेशी में। तो ये पेसिव फॉर्म में होने की वजह से जो है इस ऑप्शन को हम नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? एलिमिनेट, यानी कि आने वाली फॉर्म यहाँ किस में होगी? एक्टिव में। तो जो भी पेसिव के ऑप्शन है वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसे में वाज एडवाइज्ड है, वो भी पेसिव में, तो आपने कहा ये भी क्या है? गलत है। रीजन इसका था कि ये भी किस में था? पेसिव में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा ए फॉर एप्पल जो है आपका सही आंसर माना जाएगा। आराम से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। आगे वाले क्वेश्चन में देखिएगा, मूव ऑन होते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। एक डायरेक्शन यहाँ भी दिखा के 13 to 14 कह रहा सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड सेंटेंस, यानी कि आपको अब की बार वन वर्ड बताने हैं। जो भी आपको सेंटेंस दिया गया है उसको वन वर्ड में रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखिएगा 13 जो क्वेश्चन आपको दिखा रखा हो, 13 क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, एक बार खुद बना के देखिएगा। अब मेरे ख्याल से आप इसको बना पाएंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर दीजिएगा गाइस, बताना फटाफट। तो सर मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें चल रही हैं वो क्लियर चल रही हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं ऑटोनोमस की, बात करते हैं कि ऑटोनोमस जो दिया गया है वो वर्ड क्या है क्या नहीं है। देखना क्या पूछना चला है, वो बात कर रहा है प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। प्रोटेक्शन आगे दिखा रखा है ऑफ ए ऑथराइज ओवर समवन, यानी किसी के अधिकार, किसी पर अधिकार, किसी पर अधिकार जो दिखा रखा है, किसी पर अधिकार, किसी पर अधिकार या अधिकार की रक्षा, या दिखा रखा है अधिकार की रक्षा जो है, प्रोटेक्शन जो है अधिकार की रक्षा। अब जो इसका वर्ड जो होगा ना वो क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। यदि मैं इसको ग्रामेटिकली डिफाइन करता हूँ तो इसका मीनिंग होता है गुट निरपेक्ष। क्या होता है? गुट निरपेक्ष। अब चूंकि ये गुट निरपेक्ष है तो ये तो होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि गुट निरपेक्ष चीज़ों में तो है ना यहाँ पर किसी का अधिकार होता ही नहीं है। जब किसी का अधिकार ही नहीं होता है तो ये तो ऑटोनोमस है, वो विजिबल आंसर नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में ना टुटेलेज जो दिखा रखा है, टुटेलेज AGE एज आ रहा है तो अपने आप में क्या है? एक नाउन है, नाउन की तरह ये बिहेव कर सकता है। क्लियर है? अब आप देखिए टुटेलेट जो दिखा रखा है इसका मीनिंग क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखा टुटेलेट का मीनिंग होता है प्रोटेक्शन देना। क्या होता है? प्रोटेक्शन देना, यानी किसी पर अधिकार देना या किसी के अधिकार की जो है रक्षा करना, या फिर होता है दिशा निर्देश देना, दिशा निर्देश देना, दिशा निर्देश
देना जो होता है, क्लियर है, यानी कि किसी को गाइडलाइन करना, गाइड करना, प्रोटेक्शन देना जो होता है, तो ये ऑप्शन में फिट हो सकता है, तो मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद में एक ना नॉन लाइन कह रहा, नोना लाइन की बात कर रहा है। नोना लाइन जो है ना गाइज, ये भी जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव जो है, इसको यदि मैं डिफाइन करूँगा तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब देखना इसका मतलब होता है कि आंतरिक रूप से स्वतंत्र, इसका हिंदी मीनिंग यदि मैं बात कर रहा हूँ तो इसका हिंदी मीनिंग होता है आंतरिक रूप से स्वतंत्र, रूप से स्वतंत्र। यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं कहूंगा ऑफ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल चीज़ों से होता है, बाहर की चीज़ों में मैंने कहा बट नॉट कंट्रोल्ड, बट नॉट कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड आउटसाइड फोर्स, आउटसाइड फोर्स, यानी कि बाहर का कोई दबाव इस पर नहीं होता है, बिल्कुल अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जबकि ये तो कह रहा है किसी पर अधिकार करना, जबकि ये तो कह रहा है इंडिपेंडेंट है, अधिकार स्वतंत्र है, इसका मतलब नॉनलाइज जो होता है ना वो अपने ऑप्शन में फिट नहीं होगा, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दीजिएगा। अनएडेड जो दिखा रखा है, अनएडेड जो दिखा रखा है, अगर इसकी बात करा तो गाइज ये भी अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव होता है, ये भी अपने आप में क्या है कि एडजेक्टिव है, ये भी अपने आप में विजिबल नहीं है, तो ऐसे में द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा B4 जो है बॉल जो आपका सही आंसर माना जाएगा, तो ऐसे में B4 बॉल जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी जो है आपको क्या करना होता है, इसका वन वर्ड बताना होता है, बिल्कुल बेसिक सा दिखा रखा है, बेसिक सवाल आपको दिखा रखा है, आराम से आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिएगा वही चीज़ें आपकी, फिर ऑप्टिमिस्टिक दिखा रखा है इन एन अप्रोप्रिएट डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में जो है आशावादी होना, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या होना होता है, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होना होता है, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी होना होता है। एक बार ऑप्शंस की तरफ बढ़ते देखिएगा, सैंग्विन दिखा रखा है, सैंग्विन देखिएगा, सैंग्विन जो दिखा रखा है ये एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक ही होता है इसका मीनिंग, यानी कि ग्रामेटिकली इसको डिफाइन करूंगा तो ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। अगर इसके मीनिंग की मैं बात करता हूं तो इसका मीनिंग होता है आशावादी, आशावादी होना, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक ही इसका मीनिंग होता है, तो आप कह सकते हैं ये भी क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक ही होता है, क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ गाइस, तो ये सेकंड ऑप्शन जो होता है ना ये होता है मिड, यानी कि अनक्लियर हो सकता है, धुंधला जिसको आप कहते हैं, धुंधला जो है, यानी कि एक प्रकार का जो है एडजेक्टिव होता है, वैलिड जो है, जो ऑप्शन में वैलिड नहीं है तो ऑप्शन बी को भी आप हटा सकते हैं। डी ऑप्शन में सेलो देखना, सेलो जो होता है जिसे मैं कहूँगा हैविंग स्लाइटली येलो, यानी कि पीलापन लिए हुए, इसका मीनिंग मैं कहूँगा तो पीलापन लिए हुए, जो सेंटेंस में कहीं भी इसका मीनिंग जो है विजिबल नहीं देगा, तो ऐसे में ऑप्शन डी जो है वो भी आप क्या है, इनकरेक्ट है, आप इसको भी हटा दीजिएगा। लेकिन आप पेसिमिस्टिक दिखा रखा है, होने के लिए तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव आ सकता है, गलत तो नहीं है, लेकिन पेसिमिस्टिक का मतलब तो गाइज होता है निराशावादी, आशावादी नहीं होता है, क्या होता है, निराशावादी होता है। सो गाइज ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा ए फॉर एप्पल जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा, तो ए जो है वो भी इसका सही आंसर है। तो आगे देखिएगा गाइज, बात करते हैं, समझना 15 जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी एक डायरेक्शन आपको दे रखी है। 15 क्वेश्चन में स्पेलिंग एरर टेस्ट करना दिखा रखा है आपको, यानी कि मिस स्पेल्ड दिखा रखी है। 4 ऑप्शन आपके सिस्टम पर दिखा रखे हैं, 3 जो है इनकरेक्ट है, एक स्पेलिंग जो है करेक्ट है, इसको करेक्ट को फाइंड आउट करना है। कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड, जो भी सही स्पेलिंग जो है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो देखना अगर मैं बात करता हूँ एक्चुएशन की, तो इसमें देखना गाइस डी ऑप्शन जो है ना वो आपका वैलिड हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है परिवर्तन, जो है इसका मीनिंग होता है परिवर्तन, जो वैलिड आंसर है। बाकी सारी जो है ऑप्शन है इनवैलिड है, ये इनकरेक्ट है सबके सब, क्लियर है। इसमें ज़्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीनिंग यदि आपके अच्छे होते हैं तो ही आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। उसके बाद देखना ऑप्शन 16, जो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, इसमें जो है अगर मैं सही की बात करता हूँ तो डी ऑप्शन जो दिखा रखा है ना, मोथ ईटन जो है, यानी कि मोथ ईटन कहते हैं दीमक जिसको कहते हैं, या कीड़ा जो उसको आप कहते हैं, कीड़ों के द्वारा नष्ट किया हुआ, कीड़ों के द्वारा नष्ट किया हुआ, नष्ट किया हुआ, कीड़ा मतलब दीमक की बात हो रही है यहाँ पर, क्लियर है। तो ये जो आपका सही आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है अपने आप में क्या है, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा डी फॉर डॉग जो है इसका सही आंसर माना जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 17 की हम चर्चा करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना वो क्या है क्या नहीं है, देखना गाइस। 17 जो क्वेश्चन दिया गया है ये है PQRS, इसको आप कहेंगे PQRS। PQRS में क्या होता है गाइस, यहाँ देखना एक बेसिक सा सवाल दिखा रखा है, क्वेश्चन की थीम को समझना से क्या करेगा एग्जामिनर कि आपको एक क्वेश्चन देगा, यहाँ पर सेंटेंस देगा आपको एक, उस सेंटेंस में क्या करेगा कि एक एग्जाम्पल आपको देके जाएगा 1 नंबर और लास्ट में देगा आपको 6 नंबर एग्जाम्पल और आपको बीच में ऑप्शन मिलेंगे PQRS, यानी कि वो सेंटेंस में जंप करवा देगा। जो भी एग्जाम्पल आपको देगा उसमें जंप करेगा। पैरा जंबल्स की हम बात कर रहे हैं। पैरा जंबल का मतलब वो जंप करवाएगा। जैसे मैंने कहा, मैं हिंदी में कहूँगा मैं गांव जा रहा हूँ, ये तो एक सीक्वेंस होगी, मैं गांव जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ गांव, तो जंप किसने किया, गांव ने, तो उसको हमें सही सीक्वेंस में लेकर आना होता है। तो ये हमें PQRS में बनाना होता है। तो देखना इसके सीक्वेंस को बनाना कि कौन सा एग्जाम्पल जो है पहले आएगा, कौन सा एग्जाम्पल बाद में आएगा। तो ग्रामेटिकली यदि कंसेप्ट अच्छे हैं तो चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए कैसे, देखना गाइस, अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पर आपको एंड दिखाई दे रहा होगा, एंड, और एंड से पहले इंटर्ड है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब एंड के बाद में आने वाली वर्ब होगी ना, वो भी कौन सी होगी, सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ एंड क्या बना रहा है, पैरेलिज्म बना रहा है। और जब भी एंड पैरेलिज्म बनाएगा तो एंड से पहले जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी एंड के बाद में, यानी कि सबसे पहले ऑप्शन मेरा वो आएगा जहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात कर रहा है। एक्स में है क्या, नहीं है। वाई में है क्या, नहीं है। किस में है, जेड में, यानी कि पहला सेंटेंस मेरा कौन होगा, जेड होगा। इसमें जेड है क्या, नहीं है, एलिमिनेट है। इसमें पहला ऑप्शन जेड है क्या, नहीं है, तो एलिमिनेट है। इसमें है क्या, तो हो सकता है। इसमें क्या, नहीं है, तो ये द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा C4 कैट जो आपका आंसर हो सकता है। यानी कि पहला सेंटेंस मेरा कौन होगा, जेड वाला होगा, उसके बाद वाला सेंटेंस जो है ये होगा, और लास्ट सेंटेंस मेरा कौन होगा, वाई होगा। तो सी आपका आंसर इसमें माना जा सकता है। तो गाइज आप आराम से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे यदि ग्रामेटिकली कंसेप्ट आपके बड़े खूबसूरत होते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं गाइस। देखिएगा, लेट्स सी, द रिजल्ट। तो गाइस देखिएगा, 18 जो क्वेश्चन दिखा रखा है ये भी आपके PQRS का दिखा रखा है, पहला जंबल सेंटेंस आपको दिखा रखा है, आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए गाइस, इसमें भी क्या करना है, द रिजल्टिंग ब्रेन चेंज्ड इज। देखना, अगर मैं ग्रामेटिकली इसको डिफाइन करता हूं तो गाइस देखना, ये वाला सेंटेंस जो दिखा रखा है चेंज, यहां तक जो है मुझे मेरा सब्जेक्ट दिखा रखा है, क्लियर है। उसके बाद में इज जो दिया है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब आने वाला जो शब्द यहाँ पर होगा ना वो होगा मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब। इज के साथ में मेन वर्ब जो है ना दो वैलिड है, कौन कौन सी, या तो मैं इसके साथ में ING फॉर्म का यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसके साथ में ED फॉर्म का यूज कर सकता हूँ। देखिएगा, शायद मेरे एग्जाम्पल में जो है ना ING फॉर्म कहीं नहीं दे रखी है, तो कौन सी फॉर्म में आएगा, ED फॉर्म, यानी कि ED फॉर्म का आना जरूरी है। पहले ऑप्शन में है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। कौन से में दिखा रखा, थर्ड में दिखा रखा, यानी कि सबसे पहले जेड आएगा, यानी कि पहला सेंटेंस मेरा कौन होगा, ये वाला होगा। पहला सेंटेंस आपको दिखा रखा है ये वाला जेड। पहले ऑप्शन में क्या, नहीं है, तो कैंसिल आउट कर दो। बी में है क्या, नहीं है, तो कैंसिल आउट कर दो। सी में दिखा रखा है ना गाइस, है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे में C4 कैट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, विजिबल आंसर माना जाएगा। वैसे हम इसको चैप्टर को भी है ना कंसल्ट करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, 19 जो क्वेश्चन दिखा रखा है ये दिखा रखा है पैसिव वॉइस का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दिखा रखा है। देखना, मेंस में इसका बड़ा दबदबा होता है, ये PT का चैप्टर है, तो यहाँ पर जो एक ही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लेकिन मेंस में जो है ना, अगर CGL मेंस की मैं बात करता हूँ, SSC CGL यदि मैं मेंस की बात करता हूँ तो मेंस में गाइज यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। मेंस के एग्जाम में CGL मेंस में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो देखना, चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। हालांकि मैं सोल्यूशन की यदि बात होती है तो सोल्यूशन में आपको बताता हूँ, आपको करना कुछ भी नहीं है। जो 20 क्वेश्चन आपके मेंस में आने वाले होते हैं ना, उनको हम केवल और केवल जो है 2 सेकंड में बनाएंगे, सॉरी 2 मिनट में हम इनको बना देंगे। ठीक है, कैसे बनाना होता है, कह रहा है कि हमें टेंस का जो परिवर्तन का रूल है ना उसको फॉलो कर देना है। यहाँ पर क्या दिखा रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखा रखी है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम पैसिव बनाते हैं तो गाइस वो किस में चला जाता है, या तो वाज, या फिर किस में जाएगा, वर में। और साथ में पैसिव बनाने के लिए कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का। यानी कि इस टॉट को हमें ब्रेक करना है, किस में, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। कितने ऑप्शन में, पहले तो ये चेक करो, पहले ऑप्शन में है क्या, वाज वर नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो गया। आराम से आप इसको एलिमिनेट कर देंगे कि ऑप्शन ए जो आपका आंसर नहीं होगा। दूसरी बात देखना, ऑप्शन बी जो उसमें भी दिखा रखा है, सी में भी दिखा रखा है, डी में भी वाज वर्ड दिखा रखा है। लेकिन एक ध्यान देना छोटी सी बात का, यहाँ यू जो है वाज को फॉलो करेगा क्या,
यू तो हमेशा वर्क को फॉलो करेगा ना, वाज को नहीं करेगा। ऐसे में ऑप्शन डी है वो भी एलिमिनेट होगा। यहाँ भी देखना, यहाँ जो यू है वो वाज को फॉलो करेगा क्या नहीं करेगा, तो ऐसे में सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा बी फॉर बॉल जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शीतल सेड टू मी हाउ हैव यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी कि जो एग्जाम्पल दिया गया ना वो नरेशन का है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो है नरेशन का। तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना होता है। क्वेश्चन जो दिया है वो डायरेक्ट का है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है। जब नरेशन को हम पढ़ते हैं तो गाइस उस चैप्टर में हम देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब को नरेशन बनाते समय जो उनको हम बदलते, जैसे दिस को दैट में बदलते हैं, या फिर दिस को दोस में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर तो यही देख लो ना आप, जब इस क्वेश्चन को जो है बनाओगे तो यहाँ पर दिस दिखा रखा है तो मेरे ऑप्शन में दैट का आना जरूरी है। कौन कौन से ऑप्शन में दैट है उनको तो आप रख लो, जहाँ दैट नहीं है उनको एलिमिनेट कर दो। देखो सी और डी, ऑप्शन सी जो है वो कैंसिल आउट होगा, डी कैंसिल आउट होगा। रीजन इसका सबसे बड़ा है कि यहाँ दिस का दिस ही दिखा रखा है, जबकि दिस किस में चेंज होगा, दैट में। दो ही ऑप्शन में दैट आ रहा है, एक तो ए और बी। अब देखना मैं बी को भी कैंसिल आउट कर रहा हूं। सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर देखना हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा रखी है और यहाँ भी हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखा रखा, मतलब चेंज नहीं किया है। ऐसे में सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा ए फॉर एप्पल जो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हैव जो है इसको चेंज कर दिया किसमें, हैड में। तो हैव जो है चेंज होकर चला जाएगा किसमें, हेड में, जो आपका सही आंसर माना जाएगा। दिस का दैट भी यहाँ पर बना दिया है, बाकी प्रॉपर्टी अपने आप में क्या है, सही है। सो गाइज आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखिएगा समझना। आगे वाला जो क्वेश्चन दिखा रखा है यानी कि 21 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चन दिखा रखा है ना, सारा का सारा जो है ना वो क्लोज टेस्ट का है गाइज। सारा का सारा जो चैप्टर दिखा रखा है वो है क्लोज टेस्ट का। क्लियर है? एक बार आप इसको बना के देख लीजिएगा गाइज। आज मैं वीडियो में इतना ही करा पाऊंगा। अगले वाली क्लास में जो है हम इसको सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले जो है आप एक बार इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको कहीं भी जो है आप कॉपी कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन बनाना। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। आज की वीडियो को जब मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।